तो human resource planning has two names. It is also known as human resource planning or manpower planning, which is also called human resource planning. Consists of putting right number of people, right kind of people at the right place, right time, doing the right things for which they are suited for the achievement of the goals of organization. ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन है कि आपका जो मैन पावर प्लानिंग है, इसको बल्कि आप लोग एक्सप्लेन करें जरा, कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? जी सर मैं करता हूँ एक्सप्लेन। जी प्लीज। Human resource or the manpower planning, which is also called the human resource planning, consists of putting right number of people, right kind of people at the right place at the right time, doing the right things for which they are suited for the achievement of the goals of organization. Human resource planning has got an important place in the arena of industrialization. जो फर्स्ट डेफिनेशन है जी सर। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, that human resource planning consists of putting right number of people, right kind of people at the right place, right time, doing the right thing. इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। सर इसमें ये है कि किसी भी काम के लिए, टास्क के लिए सही लोगों को, उनके सही नंबर को, जितने लोग चाहिए उतने ही लोगों को, उनके अंदर उतने स्किल्स पाए जाते हों जितने स्किल्स की हमें ज़रूरत है, उसका जो राइट टाइम है, टाइम भी राइट होना चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, राइट टाइम पे राइट पीपल को चूज करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड देखें इसमें जो चार इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, पहली बात क्या है? राइट नंबर ऑफ पीपल। यस सर, right kind of people and at right time and right place, doing the right things for which they are suited for achievement of goals. जी, तो राइट नंबर ऑफ पीपल हमें चाहिए, जितने नंबर हमें पीपल रिक्वायर्ड हैं उतने पीपल हमारे पास होने चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें 100 लोग चाहिए तो 100 लोग चाहिए, 200 चाहिए 200 चाहिए, 50 चाहिए 50 चाहिए, 10 चाहिए 10 चाहिए, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर इतने नंबर ऑफ स्टाफ होगा तो काम चलेगा। अगर एक स्कूल है उसमें नंबर ऑफ क्लासेस हैं 1 to 10, उसमें जिस लेवल के जितने हमें टीचर चाहिए तो बेटा वो हमें चाहिए। अगर साइंस टीच करना है तो साइंस का टीचर ही साइंस टीच कर सकता है, आर्ट्स या इंग्लिश का टीचर साइंस नहीं टीच कर सकता, ठीक है? ऐसे ही मैथ का टीचर या साइंस का टीचर उर्दू टीच नहीं कर सकता। तो हमें राइट नंबर ऑफ पीपल चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल, यानी उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू का टीचर चाहिए और इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमें इंग्लिश के टीचर चाहिए। ना हम ताले पाकिस्तान का टीचर उर्दू टीच कर सकता है, ना इंग्लिश टीच कर सकता है। तो राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस, यानी वो प्लेस जहाँ पे हम चाहिए। अगर हमारे पास एक स्कूल है तो स्कूल में अगर नंबर ऑफ स्कूल ज्यादा हैं तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि अगर 2 ब्रांचेस हैं, 3 हैं, 4 है, तो हमें हर ब्रांच में वो टीचर चाहिए होंगे, तो हम उन्हें वहां प्लेस कर सकें। एट राइट टाइम, यानी राइट टाइम कौन सा होता है? डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं तो राइट टाइम तो डेली टाइम है ना, आपको हर उस ट्रेन पे हमें चाहिए होगा जब हम काम चला रहे होंगे, या स्कूल वर्क कर रहा होगा, या अदारा हमारा काम कर रहा है, ठीक है? डूइंग द राइट थिंग्स, और फिर अपना काम ठीक करें, जो ड्यूटी साइन की गई है वो ड्यूटी पूरी करें, फॉर विच दे आर सूटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया होता है, जिसके लिए हमें उन्हें वहां में मुकर्रर किया होता है। तो ये इट्स अ रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो हमें डिटरमाइन करती है that how many number of employees we are required, and what kind of employees we are required, and for what places we are required, and at what time we are required, यानी वो किस मंथ में हमें चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। तो ये बेहतर होगा कि आप टीचर्स को जब मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट मोस्टली हम लोग देखते हैं कि सितंबर के बाद शुरू हो जाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 माह मोस्ट फेवरेबल टाइम होता है, सूटेबल टाइम होता है, क्योंकि आगे फिर आपका पूरा सेशन चलता है, उसमें वो टीचर्स आके या स्टाफ आके सर्व कर रहा होता है। वरना समर के करीब मार्च में, अप्रैल में अपॉइंटमेंट्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि आगे फिर छुट्टियां आ जाती हैं, तो छुट्टियों के बिला वजह में पे देनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा वो देखना पड़ता है कि आप कौन सा आपका गोल्डन पीरियड है जहाँ पे अपॉइंटमेंट लाजमी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज गॉट एन इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन रेन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, चूंकि
बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल इसका आ गया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। क्योंकि पहले जो ये था ना कि एक इलाके तक एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, ये एक स्कूल था तो एक इलाके तक महदूद हो, अब ऐसा नहीं है। अब ब्रांचेस चलती हैं, आपको पता चेन चलती है स्कूल की, उसकी आगे बहुत सारी एफिलिएशन चलती हैं, तो ये पूरा नेटवर्क स्कूल का चलता है। तो इसलिए हजारों लोग, हजारों टीचर्स एक एक चैन में काम कर रहे होते हैं। एक एक ये नाउ इट हैज बिकम द इंडस्ट्री आल्सो। जो आपकी एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, ये भी एक इंडस्ट्री का रोल इसको मिल चुका है। तो इसमें चूंकि जैसे आपके मुख्तलिफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो उसमें ये स्कूल्स हैं, लाइट स्कूल सिस्टम है, बीकन हाउस है, या जो भी स्कूल सिस्टम चल रहे हैं, उन सब में हमें स्टाफ चाहिए होता है, जो भी इनके चैनल्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज टू बी सिस्टम अप्रोच एंड इज कैरिड आउट इन अ सेट प्रोसीजर। तो इसको हमें सिस्टमेटिकली करना है, और दूसरा इट शुड बी कैरिड आउट इन अ सेट प्रोसीजर, और फिर एक प्रोसीजर के तहत हमें इसको पूरा करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हमने डिफाइन किया दोबारा से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजीशन टू इट्स डिजायर्ड मैन पावर पोजीशन। चूंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हम फोरकास्ट करते हैं अपनी एम्प्लॉय नीड्स को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पर्पस ये होता है कि हम करंट मैन पावर पोजीशन जो हमारी है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आज हैं, और जितने हमें कल चाहिए होते उसको हम डिटरमाइन करके उसको हम पूरा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द राइट नंबर एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। इस पे पहले बात हो चुकी है, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, ये बात पहले डिटरमाइन हो चुकी है। फॉर व्हाट पर्पस? रिसीविंग मैक्सिमम लॉन्ग रन बेनिफिट्स, ताकि हमारे बेनिफिट्स डिस्टर्ब ना हो। ओके, इसके बेटा प्रोसेस है, प्रोसेस के 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज क्या है? दैट गैदरिंग एनालाइजिंग डाटा थ्रू मैन पावर इन्वेंटरीज एंड फोरकास्ट, कि हम पहले पता चलाएं कि हमें कितने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए, कितने नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए, उसको हम इन्वेंटरीज को देखें, अपनी फोरकास्ट देखें। द सेकंड फेज कंसिस्ट ऑफ एस्टैब्लिश मैन पावर ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पॉलिसीज, पॉलिसीज क्या है जिसके थ्रू, जो जिन्हें हम अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू मैन पावर प्लानिंग। Then the third phase involves designing and implementing plans promotion to enable the organizations to achieve its manpower objectives. फिर हम ये भी प्लान बनाएं कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ये जो नई हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, इससे हम कैसे लिंक करेंगे, कैसे अचीव करेंगे। एंड द फोर्थ फेज इज कंज्यूम्ड विद द कंट्रोल एंड evaluation manpower plans sent program to facilitate progress to benefits both organization and individual। और लास्ट फेज में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्लान्स हैं, इससे हम इसको कंट्रोल कैसे करना है और इसको वैल्यूएट कैसे करना है, ठीक है, और इसके थ्रू हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअली क्या बेनिफिट्स हमने अचीव करने हैं। तो ये इसका 4 लेवल का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ब्रीफली मेंशन किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट हैज नॉर्मलस ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करंट एम्प्लॉयज। तो पहला ये है कि हम ये डिटरमाइन करें कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ टीचर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको हम ऑप्टिमम यूज करें, यानी उसका हम बिल्कुल एक मखसूस और ये यानी इसको बिल्कुल राइट यूज उसका करें, ठीक है, मुनासिब यूज करें उसको, ताकि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ना तो एक्स्ट्रा हो, और जो अवेलेबल है उनसे हम प्रॉपर काम ले सकें। टू असेस और फोरकास्ट फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट, और डिटरमाइन कर सकें कि आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में हमें किस तरह की स्किल्स चाहिए, किस तरह के हमें लोग चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या बन रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक वक्त था मैट्रिक करके लोग टीचर भर्ती हो जाते थे, मैट्रिक पीटीसी करके। एक वक्त आया एफए और पीटीसी करके लोग टीचर भर्ती होते थे, फिर बीएससी या बीए करके भर्ती हो जाते थे। अब आपको पता है कि मास्टर करके टीचर भर्ती होना पड़ता है। तो ये टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं आपकी, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड measure to ensure that necessary resources are available as when required। और साथ में जो भी ह्यूमन सोर्स आपके हैं, वो हम जब चाहिए हों तब उनको प्रेजेंट कर सकें। ऐसा ना हो कि हम फोरकास्ट नहीं कर पाए मास्टर टाइम से पहले, हम अंदाजे नहीं कर पाए कि कब कितने टीचर हमें कब चाहिए, और बाद में हमारे लिए मसला बन जाए। जब क्लासेस शुरू हो जाएं, स्कूल का टाइम शुरू हो जाए और हमारे पास स्टाफ ना हो, स्टाफ की शॉर्टेज हो, तो फिर हमारे लिए इश्यूज बन जाते हैं। A number of specified reasons for attaching importance to manpower planning and forecast exercises are given। तो ये उसके कुछ रीजन उन्होंने साथ मेंशन कर दी हैं। नंबर 1, ये कौन रीड आउट करेगा? नंबर 1 कौन बताएगा जी? सर, to ensure optimum use of the human resources current implies। इसको यहाँ से बेटा पढ़े, टू लिंक मैन पावर प्लानिंग
विद ऑर्गेनाइजेशन, इसको जरा एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब है? टू लिंक मैन पावर प्लानिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। जी सर जो अफराद की कुव्वत होती है, जी लोगों की, इंसानों की जो है, उसको विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। ठीक है। जो माइंड से इंसान सोचता है और जो वो प्लानिंग एक होती है, उस प्लानिंग के थ्रू जो लेबर है हमारी, उसको हमने कैसे यूज करना है। जैसे मजदूर हैं, तो जी आपने अगर कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने कितने टाइम में कितना कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। एंड ये चीज होती है इसमें। राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स होते हैं। तो जो प्लान्स को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो प्लान बेटा हवाओं में तो इम्प्लीमेंट नहीं ना होते। जो हमने प्लान किया होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको हम कंसेप्ट उसको हम विजुलाइज करने के लिए या ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें फिर लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो जो मैन पावर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट, उन दोनों को आपस में मैच करना चाहिए। यानी हमारी मैन पावर प्लानिंग शुड बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में सोचा है वही हम उसको लिंक करें मैन पावर प्लानिंग के साथ। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ को अचीव कर रही है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, नंबर 2 बेटा क्या है? ये कोई और रीड आउट करे इसको। टू डिटरमाइन रिक्रूटमेंट लेवल्स हाँ, इसका क्या मतलब है? एंड टू एंटिसिपेट दूसरे का मतलब, रेड्यू दूसरे का मतलब समझाएं क्या है? redundancies। सर रिक्वायरमेंट जो है जिसमें हम हायर करते हैं अपने लोगों को। जी जी। इसमें बेटा हम करते हैं जो सर रिक्रूटमेंट लेवल का मतलब है कि हमारे जो लेवल्स होते हैं ना आपके मैनेजमेंट के, आपके कौन कौन से 3 जी लेवल्स हैं? बॉटम लेवल है, मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है। तो आप देखते हैं कि आपको बॉटम लेवल पे कितने लोग चाहिए, जिसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट आ जाती है आपकी। आपको मिडिल लेवल पे कितने लोग चाहिए, और आपको थर्ड लेवल जो आपका आता है एग्जीक्यूटिव, उसमें कितने लोग चाहिए। ठीक है, तो आपको तीनों लेवल्स पे आपको कितने लोग चाहिए? क्या आपको टॉप लेवल मैनेजर चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे चाहिए, या हमें मिडिल लेवल मैनेजर चाहिए, या हमें टॉप बॉटम लेवल मैनेजर चाहिए, या इससे नीचे जो भी स्टाफ है वो हमें चाहिए। तो हमें इसका डिटरमिन हो जाता है कि किस लेवल पे हमें किस तरह का स्टाफ चाहिए। तो हमें ये हेल्प आउट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि हम हर लेवल को जो है ना सोचते हैं, उसके लेवल पे जो लोग रिक्वायर्ड है उनको उनको हम देखते हैं। अच्छा ना, थर्ड आप बात करें एंटिसिपेट, इसकी इसकी बात करें, इसका क्या मतलब है? सर ये एंटिसिपेट रेडंडेंसीज मतलब जब लोगों की जरूरत नहीं रह जाती शायद। रिडेंडेंसीज होते हैं अ, बेटा कि हम बार बार रिडेंडेंसी होता है, कोई चीज रिपीट होती है। एंटीसिपेट रिडेंडेंसी ये है कि कोई चीज हम एक्स्ट्रा ना रख पाए, बल्कि हमें पता हो कि जो हमारे पास यस नंबर ऑफ स्टाफ है वो उतना ही है जितना हमें चाहिए। ये नहीं कि एक काम के लिए हमें 10 लोगों को अपॉइंट कर लें, या एक काम करने के लिए 2 लोगों को अपॉइंट कर लें, या 3 लोगों को कर लें और हमारा खर्चा बढ़ जाए। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो हम इन चीजों को भी ज़हन में रखेंगे कि जो स्टाफ हमें एक्स्ट्रा नजर आता है उसको भी फिर हम उनको डाउन साइज भी कर सकते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो रिडेंडेंसीज को भी हम कंट्रोल करते हैं कि ये नहीं कि एक काम के लिए हम 2-2 3-3 लोगों को रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्या है? टू डिटरमाइन ऑप्टिमम ट्रेनिंग लेवल्स। इसका क्या मतलब है? सर जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, हर लेवल पे जो लेबर होती है या जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है ठीक है आयशा, आप उनके सही कह रहे हैं काम को लेकर। कि हमें ये जी देखना है कि किस तरह के स्टाफ को किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो ट्रेनिंग फिर हमें प्रोवाइड कर सकें। सी यू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस चीज़ को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग नीड्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? to provide a basis for management development program। हाँ, इसका क्या? सर सर एक जो बुनियाद रखते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, कि मैनेजमेंट करनी कैसे है, उसके लिए जो एक प्रोसेस होती स्टार्ट है में आपके पॉइंट्स मैनेजर जो इम्पोर्टेंट आपके मैनेजर्स तरीका। होते हैं, जो बेटा आपके मैनेजर्स हैं ना, उनकी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के किस तरह के ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाए जिससे आपका स्टाफ, जो मैनेजरियल स्टाफ है, उनकी डेवलपमेंट हो सके, उनके अंदर उनकी प्रमोशन हो सके, उनको कोई बोनसेस मिल सके, उनके अंदर कोई स्किल इंक्रीज हो सके, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। तो इस हवाले से भी हम सोचते हैं कि एक बंदा
जैसे हमने जॉब एनलार्जमेंट की बात नहीं की थी लास्ट टाइम, याद होगा आपको, जॉब एनलार्जमेंट की बात की थी ना, याद है कि नहीं? यस सर। उसके हवाले से बात हो रही है कि जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है कि जॉब एनलार्जमेंट की जा सकती है, यानी आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको मुख्तलिफ तरह के हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं ऑन द जॉब फॉर पर्पज ऑफ लर्निंग, फॉर पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ द मैन पावर। आज का क्या मतलब? मतलब जितने लोग हमारे पास काम करने के लिए अवेलेबल हैं, आ, उन उन उनको लेके कितना कास्ट आएगी, या जितने लोग हमें चाहिए उनको लेके कितने कम हो गया पे कि करना मिनिमाइज होगा। कास्ट ऑफ मैन पावर, तो यह मिनिमाइज आना चाहिए था यहाँ पे कि आपकी जो मैन पावर कास्ट है उसको हम रिड्यूस कर सके या मिनिमाइज या कंट्रोल कर सके, ठीक है। टू कॉस्ट मैन पावर मीन्स कि उसकी मैन पावर जो कॉस्ट आ रही है उसको कंट्रोल कर सकें। ये नहीं है कि हम हमारी मैन पावर जो है उससे खर्चा ज़्यादा हो और प्रॉफिट हमारा कम हो, ऐसा ना हो, बल्कि हम इसको थ्रू प्लानिंग जब हम सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, तो देखते हैं हमारा खर्चा कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उससे कास्ट को कंट्रोल किया जा सके जो मैन पावर पे आती है। देखें ना, 50 लोगों को हायर करना मतलब क्या है कि उनको पे भी देनी है, बेनिफिट्स भी देने हैं, तो खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। पे इंक्रीज करने का मतलब क्या है, या उनको प्रमोशन देने का मतलब क्या है, या ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है, कि पैसे लगने हैं। तो इस चीज़ों पे गौर किया जाता है कि हम कॉस्ट भी थोड़ा सा ना कॉस्ट फैक्टर भी देखें साथ साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू असिस्ट प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इसका क्या मतलब है? सर ज्यादा पे लेके ज्यादा काम कर दें जो काम करने वाले लोग हैं। कि हम उन्हें असिस्ट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे, उस पर हम बात करें। हाउ कैन वी इंक्रीज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके हम बार्गेनिंग करते हैं कि अगर ये स्टेप्स लेंगे, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, अपनी कंपनी को इस तरह एक्सटेंड करेंगे, मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर को ऐसे एक्सपेंड करेंगे, तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, हमें अल्टीमेट फ़ायदा क्या होगा हमारे एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को। जी नेक्स्ट। सर फ्यूचर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, टू असेस फ्यूचर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, इसका क्या मतलब हो रहा है? सर फ्यूचर में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफिल करना है। उनको अंदाजा करने के लिए। नेक्स्ट है टू स्टडी द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स एंड वैल्यू ऑफ द सर्विस फंक्शंस। ये, इसका क्या मतलब है? इसके बड़ा सर मतलब ओवरहेड्स जो जब ये होता है कि आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट में हमें क्या कास्ट आ रही है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जारी बात हमें सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो टोटल सम ऑफ सैलरी जो हमें पे कर रहे हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट क्या हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। फिनांस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें मुख्तलिफ तरह की आपकी जो कॉस्ट आ रही है, लोग रखे हुए हैं आपने, तो क्या ये जो लोग रखे हैं हमें फ़ायदा भी उतना दे रहे हैं जितना इन पे कॉस्ट आ रही है? ये तो नहीं है कि वो हमें ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा हमें, ये कम हो रहा है। तो इस चीज़ को अंदाज़ा करने के लिए तो स्टडी द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ जो हमारे एरियाज हैं उनके जो भी कास्ट आ रही है उनको देखने के लिए, और वैल्यू ऑफ द सर्विस फंक्शन, जो और उनसे जो हम सर्विस ले रहे हैं, जो भी फंक्शन प्ले कर रहा है, जो भी सर्विस कॉस्ट आ रही है उसको देखने के लिए कि क्या वो जो कॉस्ट इतनी तो नहीं है कि हमें नुकसान हो रहा है उल्टा इतने सारे लोग हायर करने का और इतना बड़ा डिपार्टमेंट को बड़ा करने का। तो ये साथ में स्टडी भी करते हैं। तो लोग ऐसी अप्रूवल नहीं दे देते कि जी इतने एम्प्लॉयज रख लें और ये कर लें वो कर लें, तो हमें ये चीज़ें डिसाइड करने। अच्छा, to decide whether such activity needs to be subcontracted, तो ये भी है कि अगर कोई एक्टिविटी ऑलरेडी हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो अगर वहाँ पे हमें किसी एम्प्लॉयज को सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी उसको निकालना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वो भी हम कर सकते हैं थ्रू मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होती कि हमने इतने एम्प्लॉयज को रखना है। जैसे आजकल आपको पता है ये वायरस का मसला बन गया है, तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस वक्त सिमट रही हैं बहुत, यानी वो छोटी होती जा रही है इन द सेंस कि उनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, चूंकि वो हर बंदा घर में बाउंड हो गया है ना, आ नहीं सकता, वो कम हो रहा है उसमें मामला, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम देखेंगे हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, सर्विस क्वालिटी बढ़ रही है, तो हम एक्सपेंड करेंगे, अदरवाइज फिर हम नैरो डाउन करते हैं।
अच्छा, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, इसको खुद देख लीजिएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज और रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, प्रमोटिंग एम्प्लॉयज एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें ये नई बात आ रही है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस बारे में कि आपकी जो बेटा चेंज आती है ना, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आज हम जो ऑनलाइन हो गए, ये भी बेटा चेंज है। आप लोगों का मैं लास्ट टाइम सारा स्टडी कर रहा था, जब वो नो बहार ने पूछा है आपसे कि हमारी चेयरमैन साहब से मीटिंग है और आपके जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम और चेयरमैन साहब के जो इश्यूज हैं वो चेयरमैन साहब को कम्युनिकेट किया जा सके। तो मैंने आपको मैसेज देखे हैं। तो बेटा ये जो चेंज आया है, जिस वजह से भी आया आपको पता है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अपने जो जूते पहने होते हैं उस जूतों से बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नए जूते ट्राई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो लोग जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं अपने रवैयों से, अपने रूटीन से, अपने एक्सेप्टेंस लेवल पे वो जुड़े हुए होते हैं, तो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि थ्रू प्रॉपर प्लानिंग जो है इज रिक्वायर्ड टू कोप विद द चेंजेस। क्योंकि चेंज आती है नई तरह का, देखिए ना, अब जैसे जैसे चेंज आ गया, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, जिन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ आता है। वो लोग शायद हमें नहीं चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पाते। तो चेंज को शुरू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है और हम लोग उसको प्रॉपर नहीं कर पाते। अच्छा बेटा, ऐसे मेरा बात आती है रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये तो हमने अचीव करने ही करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ फ्यूचर प्लानिंग, प्रमोटिंग एम्प्लॉयज को प्रमोट करना, उनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में लेके जाना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये भी हमारा रोल है थ्रू एचआर प्लानिंग। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, इसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हम ऑप्टिमम यूज करें अपने एचआर जो मैन पावर हमारे पास है, ह्यूमन सोर्सेज हैं, उसमें हम सरप्लस को भी आइडेंटिफाई करें। अगर सरप्लस है तो उनको निकालें, और अगर डेफिशिएंसीज हैं तो उनको कंट्रोल करें और उसको मैनेज करें, उसको इम्प्रूव करें। काफी आज के लिए इतना। यस सर, काफी है, बहुत पढ़ लिया। अच्छा।